नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में 30 सितंबर 2025 के अंतर्गत न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आर्टिकल आए हैं, जहां से आगामी अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी के अंतर्गत और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे एईडीओ का भी हाल ही में फॉर्म आया हुआ है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारे करंट इश्यूज पे प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वहां भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं करंट इश्यूज का। इसके साथ साथ आप एसएससी, रेलवे, किसी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेशनल इश्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस डिस्कशन में हम बिहार स्पेशल तो करेंगे ही करेंगे, करंट अफेयर्स पर डिस्कशन। इसके साथ साथ जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 अमृत भारत एक्सप्रेस समेत बिहार को मिली है 7 नई ट्रेनें मिली है। देखिए, ट्रेनें मिली है, आप लोग कह सकते हैं कि देखिए इससे जो है ना विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए चीजें दी गई हैं, ठीक है, यात्रियों की सुविधा के लिए दिया गया है, छठ पूजा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा है ना कि देखिए जैसे ही कोई भी परियोजना शुरू की जाती है, सरकार के द्वारा कुछ घोषणा की जाती है तो कुछ ना कुछ सरकार का उद्देश्य होता है, ठीक है। इससे जो है सबसे पहले हम देखेंगे रोजगार और व्यापार का जो है ना बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे पहले हम जो है ना इन चीजों पे आएंगे, ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाता है कि देखिए बागमती और महानंदा पर 3 बराज को केंद्र की हरी झंडी मिली है। आपने अगर आप 71st बीपीएससी का अगर आप एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आपने वहां पर देखा होगा कि कोसी मेची लिंक परियोजना आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा सकता है? एक्चुअली जो है ना, हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम इस चीज को ध्यान में रख करके पढ़े कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, क्या प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि बागमती और महानंदा पर 3 बराज को केंद्र की तरफ से जो है ना हरी झंडी दिया गया है। इसके बारे में भी हम जो है ना डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है वो खेती के लिए जो है ना बेहतर काम कर सकता है, ऐसा कहना है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी। तो ये भी हम आर्टिकल को देखेंगे। इसके साथ साथ कहा जाता है जापान के नोबेल विजेता ने कहा है कि इनोवेशन इंडेक्स में भारत तरक्की कर रहा है, ठीक है, और इसको लेकर के, इनोवेशन को लेकर के उन्होंने जो है भारत की जो है प्रशंसा किया है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो है ना आज 30 सितंबर 2025 से और आज आपके न्यूज़पेपर में अगर हम देखें कि दैनिक जागरण हो या फिर आप दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो लोकल स्तर पर जो है इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ठीक है, तो उन सभी में जो है ना लगभग आपका 8 से 10 न्यूज ऐसे हैं जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे न्यूज को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उपयोगी है तो आप भी किसी को मदद कर सकते हैं, ठीक है। मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। कंपटीशन है, कंपटीशन का वो भी आपके साथ कंपटीटर ही है, लेकिन उनका भी सहयोग आप कर सकते हैं कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको डेली बिहार के न्यूज़पेपर का डिस्कशन मिलता है ताकि आपके करंट अफेयर्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो, तो आप उनको हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी देर का हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि बीपीएससी एईडीओ के लिए हम लोग कार्य शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जो लूसेंट होमवर्क प्रोग्राम रहेगा, डेली आपको टारगेट मिलेगा, डेली सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड आपको क्लासेस मिलेंगे ताकि आप उसका रिवीजन करें, ठीक है, खुद से पढ़ करके आए ताकि जो है ना एक टारगेटेड टाइम में, ठीक है, चीजों को कंप्लीट किया जाए। क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक ऐसी मानसिकता होती है कि हम टारगेट बिना बनाए शुरू कर देते हैं पढ़ना और हमारी जो है ना वो एक ऐसी अवधि चली, लंबी अवधि में चीजें तैयार होता है जहां पे हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो तरीका होगा कि आपको डेली टारगेट दिया जाए टेलीग्राम पे, डेली उस पे लेक्चर आपको मिल जाए, ठीक है, उसको आप पढ़ें, उसको रिवीजन करें, उससे रिलेटेड आपको वीकली आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, वो भी हम करवाएंगे। इसके साथ साथ जो है ना विगत वर्षों में जो बिहार के स्तर पर जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, उसका पीवाईक्यू डिस्कशन भी हम करवा दें आपका, ताकि आप पूरा का पूरा जो है ना तैयार हो जाएं। इसके साथ साथ ये केवल एईडीओ के लिए नहीं है, अगर आप दरोगा का भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दरोगा का भी वैकेंसी आ चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ बिहार एसएससी का भी फॉर्म फिल किया जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो बिहार के स्तर पर किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए लूसेंट होमवर्क प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग अपने मित्रों को भी बताइए इसके बारे में, ठीक है, और इसकी वीडियो जो है जल्द ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, ताकि एक टारगेटेड चीजें आपको मिले। तो दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स 30 सितंबर 2025 के अंतर्गत देखिए बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और सरकार भी इन चीजों को जो है ना प्रॉपर जो है एडवर्टाइजमेंट कर रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और इसके अंतर्गत आपको हमने डिस्कशन भी किया था कि 26 सितंबर 2025 को पहली किस्त सभी 75 लाख महिलाओं को जो है ना दिया गया है। और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो 7,500 करोड़ रुपया जो है ना 7.5
10,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 75 लाख महिलाओं में। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कहा जा रहा है ना कि 10,000 प्रति लाभुक की दर से महिला लाभुकों को राशि अंतरण हेतु बहुत सारी तिथियां, बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को अभी तक नहीं मिला है, तो वो भी उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो देखिए उनके लिए जो है 3 अक्टूबर को यानी शुक्रवार को ये चीजें दी जाएंगी। अगली किस्त जमा होगा, उसके बाद 6 अक्टूबर को जाएगा, फिर 17 अक्टूबर को जाएगा, फिर 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर और 26 दिसंबर 2025। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना सभी महिलाओं को इसी साल के 26 दिसंबर 2025 तक सभी महिलाओं को इसका लाभ पहुंचा दिया जाएगा। सभी के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन इसका उद्देश्य, इसका जो है ना आपको पता होना चाहिए कि कौन बिहार के सभी महिलाओं को नहीं दिया जाना है। ठीक है, जो जीविका से जुड़े हुए हैं महिला उनको दिया जा रहा है और ये वित्तीय समावेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब कहा जा रहा है ना कि जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी इच्छुक सदस्य योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करें। स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी महिलाएं जुड़ने के लिए सर्वप्रथम अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र जमा कर सकती हैं। ठीक है, जो महिला भी जुड़ी नहीं है तो आप जाकर के पहले जुड़ जाइए, फिर आपको वहां पे डिटेल जमा करना होगा, अपने बैंक खाता, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपको भी इसका मिल जाएगा। ठीक है, सहायता हेल्प आपको, इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं वे क्षेत्र स्तरीय संगठन ALF या ग्राम संगठन VO द्वारा आयोजित विशेष बैठक अथवा नगर निकाय द्वारा आयोजित विशेष बैठक में भाग लेकर के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर शहरी क्षेत्र की महिला जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है वो जीविका की वेबसाइट पर जाकर के, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार आपको जो है ना लगातार आपको इसका लाभ देने के लिए काम कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसका जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है बागमती महानंदा पर 3 बैराज को केंद्र की हरी झंडी दी गई है। ठीक है, तो ये जो है ना तैयबपुर में महानंदा नदी, डेंग और कटौझा में बागमती पर इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, आगामी एग्जामिनेशन के लिए। देखिए कहा जाता है ना कि बिहार में 3 नए बैराज के निर्माण का रास्ता क्लियर हो गया है। इसके तहत बागमती नदी पर 2, ठीक है, बागमती नदी पर 2 बनाया जाएगा बैराज और महानंदा नदी पर 1 नए बैराज का निर्माण करने की बात चल रही है। केंद्रीय जल आयोग की स्क्रीनिंग कमेटी के तहत परियोजना मूल्यांकन संगठन ने इन परियोजनाओं के प्रारंभिक संभाव्यता रिपोर्ट PPR को हरी झंडी दे दिया है। 3 नए बैराज के निर्माण के बाद सूबे में इसकी संख्या, कुल संख्या जो है ना 6 हो जाएगी। फिलहाल कोसी, गंडक और सोन नदी पर बैराज हैं, याद रखना है। ठीक है ना, कौन कौन सी नदी पर है तो आपको पता होना चाहिए, कोसी पर है, गंडक पर है और सोन नदी पर है। तो जब हम बिहार का ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, बिहार का भूगोल पढ़ते हैं, तो भूगोल के अंतर्गत जो है ना ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसलिए देखना जरूरी होता है क्योंकि कई बार जो है ना पूछा हुआ है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अब बिहार में वर्तमान में कितने बैराज हो जाएंगे, तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी नदी पे पहले से था, तो कोसी पर था, गंडक पर था और सोन पर पहले से 3 ऑलरेडी थे और 3 को फिर से हरी झंडी दिया गया है, जबकि इसमें जो है बागमती पर 2 बैराज बनाया जाएगा और महानंदा नदी पर जो है ना 1 बैराज बनाने की जो है ना घोषणा किया गया है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार के द्वारा कहा जाता है कि मंजूरी के बाद विभाग इसके लिए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि दिल्ली में आयोजित केंद्रीय जल आयोग के परियोजना मूल्यांकन संगठन की उच्च स्तरीय बैठक में व्यापक विमर्श के बाद ढेंग और कटौझा में बागमती, जबकि तैयबपुर में महानंदा नदी के पर जो है ना नए बैराज निर्माण पर सहमति बनाई गई है और बिहार ने पिछले दिनों इनके निर्माण को लेकर के आयोग के पास विस्तृत प्रस्ताव भेजा भी था। ठीक है, राज्य की 4 बड़ी नदियों पर दूसरा बैराज है, याद रखिएगा ये फैक्ट। कहा जाता है राज्य की 4 बड़ी नदियों पर दूसरा बैराज बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कोसी पर, डगमारा में और गंडक नदी पर अरेराज में, जबकि बागमती नदी पर डेंग और कटौझा पर नया बैराज बनाने की योजना है। महानंदा नदी पर तैयबपुर में, सकरी नदी पर बक्सोती में और मशान नदी के साथ साथ अफसानी नदी पर भी बैराज बनाने की योजना है। साथ ही कमला नहर प्रणाली, देखिए कमला नहर प्रणाली का उन्नयन व बैराज, सोन के इंद्रपुरी बैराज के उन्नयन और नाटावियर का बैराज में परिवर्तन भी का भी जो है ना योजना है, याद रखना है। 11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल के केंद्रीय बजट में बाढ़ न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजना, बैराज निर्माण के साथ अन्य नई और चालू योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत बिहार आवश्यकता अनुसार अपनी योजनाएं तैयार कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है ना कि बेतिया में गंडक पर 11.11 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। ठीक है, गंडक नदी पर। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय ने बेतिया के मनुआ पुल में नेशनल हाईवे 727 AA पर गंडक के ऊपर 7 से लंबित नए पुल निर्माण परियोजना को हरी झंडी दे दिया है और 11.1 किलोमीटर के 2 लेन पुल का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए जो
विजय कुमार चौधरी है, जल संसाधन मंत्री हैं। इनका कहना है कि देखिए बिहार जल संकट के दरवाजे पर पहुंच चुका है। अब पानी की बर्बादी हुई तो राज्य जल संकट की चपेट में आ सकता है। हमारी नदियों का पानी व्यर्थ बहकर के बंगाल की खाड़ी चला जाता है। हमारी योजना है कि बाढ़ अवधि में हम नदियों के पानी का संचयन करें और इसका इस्तेमाल सिंचाई के साथ साथ पेयजल के रूप में करें। इसी को ध्यान में रखकर हमने अपनी योजना तैयार किया है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, जब ये मंत्री जी हैं ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि बिहार जल संकट के दरवाजे पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब आपसे जो है यही क्वेश्चन तो पूछेगा। ठीक है, जल संकट को लेकर के बिहार में उत्पन्न चुनौतियां, ठीक है, क्या क्या है, समझ रहे हैं? तो आपको जो है ये सारी चीजों पर बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। ठीक है, बेवजह डिस्कशन नहीं किया जाता है जब तक आपके सिलेबस का पार्ट ना हो। ठीक है, जिसको हमें समझना होता है। ठीक है, कहा जाता है प्रस्तावित जो है देख लीजिए, महानंदा, बागमती, कोसी, सोन, कमला अफसाने पर बराज बनाया जाएगा। और अभी ये बैराज काम कर रहे हैं कोसी पर बीरपुर, गंडक नदी पर जो है वाल्मीकि नगर और सोन पर इंद्रपुर, ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है बिहार में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन आज किया जाएगा। ठीक है, और मतदाता सूची की प्रति जो है सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी के पास उपलब्ध रहेगी। यहां से जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, 11,58,886 लोगों ने फॉर्म 6 भरकर जमा कराया है और 36,475 मतदाताओं ने नाम जोड़ने के लिए दावा पेश किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही डेटा। इसके साथ साथ जो है ना, जो SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर जो है नजर अगर हम रखें, कहा जाता है कि 24 जून 2025 अब तक राज्य में मतदाता की संख्या 7.89 करोड़ दर्ज किया गया था। 25 जून से लेकर के 25 जुलाई 2025 तक चुनाव आयोग की ओर से SIR का आदेश जारी और गणना फॉर्म भरवाया गया। 1 अगस्त 2025 मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया। इसमें 7.24 करोड़ मतदाता के नाम शामिल किया गया। ठीक है, 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा आपत्ति प्राप्त किया गया और 30 सितंबर 2025 का जो आज का जो डेट है, ये मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कब किया गया था। तो ये किया गया 30 सितंबर 2025 को किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डेटा जो है ना, ये डेट आपको मैं याद करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस तरीके का जो है ना प्रश्न कमीशन बना चुका है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो PYQ जरूर देखा कीजिए। PYQ में आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से कमीशन बनाता है। अगर बना चुका है तो फिर से इसी प्रकार के प्रश्न रिपीट होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज होते हैं, तो हम उन चीजों का ध्यान रखते हैं। कहा जाता है कि इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज जो है कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से इसे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसे चुनाव आयोग की अधिकृत जो वेबसाइट है ECI.net, ठीक है, इस पे जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि सूची में जो है ना 7.24 करोड़ से अधिक मतदाताएं शामिल किए गए हैं। तो ये चीजें तो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ कहा जाता है चुनाव आयोग आज सुरक्षा व्यवस्था का समीक्षा करेगा। तो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चर्चा में काफी दिनों से है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है। बिहार दरोगा का अगर आप फॉर्म फिल किए हैं या AEDO का फॉर्म फिल किए हैं तो संभवतः वहां पे प्रश्न देखने को मिल सकता है। या फिर अभी बिहार SSC का भी फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है मसद विभाग का, मध्य निषेध विभाग का भी आया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिहार के ज्यादातर जो है ना डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है, पंचायती राज में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इनके द्वारा जो है ना आज सुरक्षा का समीक्षा किया जाएगा और सुरक्षा समीक्षा के बाद जो है संभवतः जो है आने वाले 5 से 10 दिनों में, ठीक है, आपका डेट का अनाउंसमेंट कर देगी। ठीक है, आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों की 8वीं और 9वीं, कहा जाता है 1 साल में 6.13 लाख बच्चे कम हो गए 8वीं और 9वीं के। अब ये जो है ना, ये रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट है UDAIS की रिपोर्ट में ये जो है संख्या, बच्चों की संख्या में जो कमी आए हैं उसका खुलासा किया गया है। ठीक है, तो इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। ठीक है, बेवजह बच्चे स्कूल नहीं छोड़ते हैं, कुछ तो कारण होगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि बिहार के स्कूलों में बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के लिए तो अच्छी संख्या में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उच्च कक्षा में जाते जाते ना लाखों बच्चे स्कूल से कम हो जा रहे हैं। उसका क्या कारण है, ये कारण जानना जरूरी है। यदि अगर हम देखें यानी पिछले वर्ष की संख्या में अगले सत्र में बच्चों की संख्या घट रही है, जो शिक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। ये आंकड़े UDAIS की नवीनतम रिपोर्ट में सामने आया है और 1 साल में बिहार में 8वीं से 9वीं में 6,13,000 बच्चे कम हो गए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2023-24 में राज्य भर के स्कूलों में 8वीं कक्षा में कुल 20,30,701 बच्चे नामांकित थे, लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 में 9वीं कक्षा में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या जो है ना 14,17,306 रह गई है। इस तरह 2 कक्षाओं के बीच 6,13,395 बच्चों की संख्या कम हो गई है। यह गिरावट सिर्फ एक स्तर तक सीमित नहीं है, 5वीं से 6वीं कक्षा में जाने वाले बच्चों की संख्या भी
में भी जो कमी आई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी देखना है। 11वीं के बाद 12वीं में नामांकन 17,72,308 से गिर करके 12,10,448 हो गया है, जो 5.61 लाख की कमी को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके पीछे का कारण क्या है, तो वो कारण जो है, कहा जाता है कि एन सिन्हा जो सामाजिक अध्ययन संस्थान के सहायक प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि इस गिरावट के पीछे कई गंभीर कारण हो सकते हैं। इसके पीछे कहा जाता है आपको विचार विमर्श करने की जरूरत है। 8वीं के बाद खास करके सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई छोड़ करके रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं। परिवार वालों को लगता है कि इस पढ़ाई से रोजगार नहीं मिलेगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है। बच्चे अपने माँ बाप के साथ भी घरेलू काम में लग जाते हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से उन्हें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ता है। ये बच्चों की संख्या कम होने के पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। इस पर गंभीरता से विचार विमर्श की जरूरत है। हालांकि इस स्थिति से निपटा जा सकता है, इसके लिए स्कूलों में इस स्तर का मल्टी डायमेंशनल शिक्षा प्रदान करनी होगी, जैसे कि वैसी शिक्षा जिससे बच्चों का कौशल विकास हो, बच्चे पढ़ाई के बाद अपने कौशल से कुछ खर्च निकाल लें, जो भी योजनाएं चल रही हैं उसे और सुदृढ़ किया जाए, ठीक है। देखिए जनरली जो है ना, कुछ तो चीजें होती ही हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर हम बच्चों को अगर स्कूल में बैठाने की अगर पद्धति अगर हम डेवलप करें, ठीक है, और हमारी जो है ड्रॉप आउट की जो संख्या उसको कम करने की अगर हम कोशिश करना है, तो सबसे पहले सरकार को ये कदम उठानी चाहिए कि एडमिशन के दौरान, देखिए क्या है ना, एडमिशन के दौरान आप उनका एडमिशन फॉर्म जब फिल होता है, तो हम प्राइवेट स्कूल के जैसा जो है ना, पेरेंट्स मीटिंग जिसको PMT कहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग, ठीक है, ये करवाएं। ये मासिक स्तर पर करवानी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है ना कि पूरा का पूरा आपका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बननी चाहिए, बच्चों को टास्क मिलने चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन मिलनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को जब तक प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तब तक ये बच्चे जो है ना पढ़ेंगे नहीं। आप खुद सोचिए, छोटा बच्चा पढ़ता है क्या, ठीक है, नहीं पढ़ता है ना, उसको प्रोत्साहन देना पड़ता है। सरकार या फिर हमारा जो अभी जो टीचर है, उनको खुद नहीं पता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, रियलिटी बताऊं, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि बच्चों को रोकने के लिए जब आपको सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किस लिए गए हैं वहां पे, पढ़ाने गए ना, तो प्रॉपर आपकी जो आप युवा अध्यापक हो, आपको ये समझना चाहिए कि बच्चों को ड्रॉप आउट रोकने के लिए आपको तो अभी अटेंडेंस लेते होंगे, ठीक है, कि कितने बच्चे कल आए थे, आज कितने आए हैं, लगातार ये रिपोर्ट आ रही है इस तरीके का, तो आपको जो है ना ये काम करना होगा, ठीक है। ये काम करने के पीछे आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो ड्रॉप आउट की जो संख्या है कम होती जा रही है, इसके पीछे का कारण आपको जानना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से प्रोत्साहित नहीं करेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, आप जो है प्रोत्साहित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित केवल जो है ना सरकार योजनाएं ला करके उनको कुछ रकम देने से ही प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। सरकार तो अपने स्तर पर कर सकती है, लेकिन एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, एज ए क्लास टीचर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप बच्चों को डेली टास्क दें, अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो है पढ़ाई उनको करवाइए, ठीक है, डेली क्यूज करवाइए, ताकि बच्चों के अंदर जो है मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाइए, ठीक है, कल्चरल इवेंट करवाइए वहां पे, ठीक है, ताकि बच्चों को ये चीजें लगे ना कि हाँ केवल और केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं। इसलिए जो है ना, इसके साथ साथ बच्चों को जो उसके आधार पर जो है ना मार्किंग भी किया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ पेरेंट्स मीटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए और हर क्लास के टीचर जो है उनके साथ बैठे बात करें कि क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, और उनको समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि जो है बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, वहां की जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना, अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो आप ये खुद सोचिए कि वो किसान फैमिली से आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, समझने की कोशिश किया कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि पटना भागलपुर में रेल रिंग नेटवर्क बनाने की बात चल रही है, ठीक है। अब रेल रिंग नेटवर्क बनाने की बात क्यों आई, ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए जरूरी है। अब देखिए रेल रिंग से समझिए, इस तरीके से रिंग होता है, ठीक है, आपने अंगूठी देखा ही होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो है ना रिंग बनाया जाता है, यानी आपको उस शहरों का जो है ना पटना भागलपुर के चारों तरफ से इसकी जो है यातायात की व्यवस्था आपको करवा दी जाती है रेल के माध्यम से, उसी को कहा जाएगा कि रेल रिंग परियोजना या नेटवर्क, ठीक है। उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, इनका कहना है कि देखिए पटना के साथ साथ भागलपुर को भी रेल रिंग नेटवर्क से जोड़ने का काम जल्द शुरू हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ा जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे क्यों, यहाँ पे बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रहे हैं पटना और भागलपुर में, इसीलिए, ठीक है। कहा जाता है पटना में फतुहा, हाजीपुर, सोनपुर, दानापुर होते हुए फतुहा तक रेल रिंग नेटवर्क बनेगा। भागलपुर में कहलगांव, नवगछिया, खगड़िया, मुंगेर, बरौनी, सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर तक रेल रिंग नेटवर्क बनाने की योजना है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। उन्होंने कहा कि बिहार से चलने वाली 3 अमृत भारत ट्रेनों के अलावा 4 पैसेंजर ट्रेनों के उद्घाटन समारोह के दौरान सोमवार को पटना जंक्शन पर आयोजित समारोह के दौरान उन्होंने यह जानकारी दिया है। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए और उन्होंने ये सारी चीजें अपनी बातें रखी है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए जो सम्राट चौधरी उन्होंने कहा कि रेल सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए पटना जंक्शन पर नया टर्मिनल बनाया जा रहा है। फतुहा में मेगा कोचिंग टर्मिनल बनाया जा रहा है। झाझा DDU के बीच तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण
की भी जो है तैयारी चल रही है। बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड के दोहरीकरण और सुल्तानगंज कटोरिया नई लाइन परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। मुजफ्फरपुर चरपल्ली दरभंगा मदार व छपरा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत की सौगात मिलने से दक्षिण भारत और दिल्ली की यात्रा सुगम हो जाएगी। ये सारी चीजें तो किया गया है उद्घाटन, ठीक है। 492 करोड़ से नवादा बाबापुरी नई रेल लाइन बनेगी, ये ऐसा कहना है विवेक ठाकुर जी का, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है ना दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि जो बख्तियारपुर से लेकर के जो है ना आपको नवादा तक का, तो ये आप मान के चलिए कि राजगीर और बिहार शरीफ से जो है ना कनेक्टिविटी सुधारने की बात चल रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना ये यहाँ से क्या होगा, ये पर्यटन को बढ़ावा देगा, यहाँ से जो है ना पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है बिहार के हर गांव में खोला जाएगा क्लब, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि बिहार खेलों की जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सोमवार को एक भारत एक लक्ष्य कार्यक्रम के तहत एक बिहार एक लक्ष्य चैप्टर की शुरुआत किया है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है यह पहल जो है बिहार के गांव-गांव में खेल संस्कृति को मजबूत करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। कार्यक्रम में बताया गया है कि बिहार के हर गांव में युवा क्लब और 15 खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन केंद्र खोले जाएंगे। इस मौके पर सुमित प्रकाश को बिहार के लिए नवगठित यूथ और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, सुमित प्रकाश को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि व सांसद संभवी चौधरी ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेलों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से के अनुरूप है और यह 2036 ओलंपिक की तैयारी का जो है ना मजबूत आधार भी तैयार करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है दोस्तों कि आर्टिफिशियल तकनीक से बेहतर खेती होगी, ऐसा कहना है जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के और इसके साथ साथ कृषि मंत्री है विजय कुमार सिन्हा जी, इनका कहना है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि तकनीक का इस्तेमाल तो किसी भी सेक्टर में किया जा सकता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो या फिर सेकेंडरी सेक्टर हो, ठीक है। कहीं पर भी आप इंफ्रा में भी कर लीजिए, ठीक है। सेवा क्षेत्र में तो होता ही होता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में भी होता है। तो यही कहना है इनका कि देखिए खेती बाड़ी में भी जो है ना आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो है आपको पैदावार का जो है ना पैदावार भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये तकनीक जो है ना कृषि में नई जो है क्या लेके आएगा, नई क्रांति लेकर के भी आ सकता है। इससे जो है किसानों को न केवल उनकी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने में भी जो है ना उसकी क्षमता जो है बेहतर करेगा, ठीक है। ये जो है मीठापुर स्थित कृषि भवन में AI आधारित बिहार कृषि रेडियो प्रसारण प्रणाली की शुरुआत करते हुए संबोधित कर रहे थे, उसमें ये बातें की गई है। तो आपको ये याद रखना है, बिहार कृषि रेडियो प्रसारण प्रणाली की शुरुआत किया गया है, कहाँ पे, तो ये किया गया दोस्तों मीठापुर कृषि भवन में किया गया है, ठीक है। यह पहल किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, उनकी पैदावार बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसानों को समय पर सही और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। इसमें मौसम पूर्वानुमान हो, फसल रोग प्रबंधन हो, कृषि योजनाएं हो, बाजार भाव और मंडी की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सकेगा। इससे फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, कीट और रोग प्रबंधन की त्वरित सलाह से नुकसान कम होगा। बाजार भाव की अद्यतन यानी अपडेटेड जानकारी मिलने से किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाएं, अनुदानों की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचने से वे समय पर लाभ उठा पाएंगे। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने भी कहा कि रेडियो सेवा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा ताकि किसान सरलता से उसे क्या कर सके, समझ सके। और इसके अतिरिक्त यह सेवा हर एक दिन समय पर उपलब्ध रहेंगी। किसान प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से बिहार कृषि रेडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नया इनोवेशन है कृषि में, ठीक है, याद रखना है। कहा जा रहा है दोस्तों कि 3 अमृत भारत एक्सप्रेस समिति बिहार को मिली 7 नई ट्रेनें, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने आपको बताया ही था, ये डिस्कशन हमने जब यहाँ पे किया था, ठीक है, तो ऑलरेडी इस पे हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए बिहार का जो है रेल बजट 11 वर्षों में 10 गुना बढ़कर के 10,000 करोड़ रुपए हो गया। यह निवेश केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों को भी गति देने वाला है। दक्षिण और पश्चिम भारत से बेहतर रेल संपर्क मिलने पर बिहार से बाहर जाने और आने वालों को सीधी सुविधा मिलेगी और राज्य में निवेश आकर्षित करने की संभावना भी इससे बढ़ जाएगा। तो सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी प्रोवाइड करना है। तो सरकार चाहती है कि जो भी, अगर मान के चलिए, अभी हमने कल ही देखा था कि 534 प्रखंडों में जो है ना सब्जी केंद्र खोलने की बात किया गया है। क्या था डिस्कशन? अगर मान के चलिए वो सब्जी अगर सरप्लस है हमारे पास, तो हम क्यों नहीं उसके अलग अलग स्टेट में हम भेज पाए, क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, समझ रहे हैं ना। अगर इसके माध्यम से, रेलवे के माध्यम से भेजा जाए, त्वरित भी जाएगा और सुरक्षित भी जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझना होता है, ठीक है। इसके अलावा कहा जा रहा है, देखिए, कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिल्मों पर 100% टैरिफ थोप दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी तरफ से जो है, ट्रंप का टैरिफ बोर्ड लगातार चलता आ रहा है। पहले फार्मास्यूटिकल पर भी लगाई उन्होंने, फिर फिल्मों पर भी लगा दिया है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो है ना, वो कहा जा रहा है कि अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर 100% जो है ना टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इनका
मतलब ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले से भारत में बनी फिल्मों पर भी असर पड़ेगा। और ट्रंप ने सोशल ट्रूथ लिखा कि हमारा फिल्म व्यवसाय अन्य देशों ने छीन लिया, जैसे किसी बच्चे से कैंडी छीन ली जाए। ठीक है, यह कदम अमेरिकी फिल्म उद्योग की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह टैरिफ कब से लागू होगा। ट्रंप ने मई में भी ऐसा शुल्क लगाने की धमकी दी थी और इससे मनोरंजन उद्योग अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी रही। नए निर्णय से हॉलीवुड और वैश्विक सुरक्षा उद्योग में अनिश्चितता का माहौल बन गया है और विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि इस फैसले से भारतीय फिल्म उद्योग बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय फिल्म उद्योग को इसका सीधा असर भारतीय फिल्मों, बॉलीवुड, टॉलीवुड और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों पर पड़ेगा, जिनका अमेरिका में बड़ा दर्शक वर्ग है। भारत के प्रोड्यूसर गिल्ड के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के लोग हर साल $10 करोड़ खर्च कर तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, पंजाबी, बंगाली फिल्म को देखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फिल्म से टिकट की कीमतें दुगनी हो सकती है। अभी अमेरिका में औसत टिकट $10 से $15 का है, लेकिन यह टैरिफ जुड़ने पर यह कीमत $20 से $30 तक पहुंच सकती है। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखना है। अमेरिकी निर्माताओं पर भी असर पड़ने की संभावना है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना हमारे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि ऐसा क्यों और क्या इसका असर पड़ेगा, वो चीज समझना है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है दोस्तों कि भूटान के 2 शहरों तक रेल नेटवर्क बनाएगा भारत। ठीक है, तो ये जो है ना भारत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ठीक है, अब कहते हैं ना कि देखा जाता है तो कहा जाता है कि ये जो परियोजना है ये 4033 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और 89 किलोमीटर की 2 लाइनें बिछाई जाएंगी। असम और बंगाल से भूटान के 2 शहरों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की बात चल रही है। ठीक है, तो देखिए यहां से आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के जो है ना बानारहाट से, ठीक है, यहाँ पे जोड़ा जाएगा। देख रहे हैं मैप, ये सारे इसको जोड़ने की बात चल रही है। ठीक है, ये आसाम से जोड़ा जाएगा यहाँ पे और इधर से आपको जोड़ा जाएगा पश्चिम बंगाल से, ये जोड़ने की बात चल रही है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहा जाता है कि भारत ने पड़ोसी देश भूटान के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना की घोषणा किया है। सबसे बड़ी परियोजना है ये कनेक्टिविटी परियोजना, याद रखना है। ठीक है, इसके तहत भूटान के 2 शहरों गेलेफू और समतेसे, ठीक है, समतेसे को असम व बंगाल के 2 शहरों कोकराझार और बनरहट से जोड़ने के लिए कुल 89 किलोमीटर लंबी 2 लाइन बिछाई जाएंगी और इस पर जो है ना 4033 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के तहत दोनों देशों के बीच माल ढुलाई के साथ साथ यात्रियों को आने जाने में भी काफी सुविधा होगी। ऐसे समय जब भूटान को लुभाने के लिए चीन की तरफ से काफी कोशिशें हो रही हैं और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए बैठकें भी हो रही हैं, तब भारत ने इस रेल कनेक्टिविटी परियोजना की घोषणा की है। पिछले आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे ना तो इसके माध्यम से आप चीजें समझ पाएंगे। तो ये सारी घोषणाएं क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विगत 1 वर्षों में यानी पिछले एक दशक में यानी 10 वर्षों में भारत की तरफ से बांग्लादेश, नेपाल के साथ रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए काफी काम किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह परियोजना पूरी तरह से भारतीय फंडिंग और भारतीय तकनीक से तैयार की जाएगी। परिचालन बिजली आधारित होगा और दोनों लाइनों पर वंदे भारत ट्रेन चलने की क्षमता होगी। परियोजना में भूटान निर्मित उत्पादों को तेजी से और आसानी से भारतीय बाजार में भेजने की व्यवस्था होगी। भारतीय बाजार से इन्हें वैश्विक बाजार में भी भेजा जा सकेगा। भूटान की आर्थिकी अभी काफी हद तक भारत पर निर्भर है, लेकिन पिछले सप्ताह ही न्यूयॉर्क में भूटान के पीएम और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया के बीच बैठक में मुक्त व्यापार समझौते का मुद्दा उठा था। यह भूटान की तरफ से दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का सोच बताता है। भारत की तरफ से निर्मित यह रेल नेटवर्क उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। और जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, इनका कहना है कि काफी सोच समझकर भूटान के इन 2 शहरों का चयन रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया गया है। समतसे एक बड़ा औद्योगिक शहर है। गिलेफू में भूटान सरकार एक नया शहर स्थापित कर रही है, जिसको लेकर के दुनिया भर में बौद्ध धर्म को पसंद करने वाले काफी आकर्षित हैं। ऐसे एक अनूठे जागरूक शहर के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो समतसे और गिलेफू आपको पता होना चाहिए और बनरहाट और कोकराझार, ठीक है, याद रखना। कोकराझार जो है असम है, असम से गिलेफू और यहाँ से बनरहाट से जो है ना समतसे, ठीक है, याद रखना है, पश्चिम बंगाल से। इन दोनों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री ने लिखी, इटली की जो प्रधानमंत्री है मेलोनी की आत्मकथा की जो ना भूमिका लिखे हैं, प्रस्तावना लिखे हैं। तो दोस्तों ये जो है ना आपको समझना होगा, शायद इनकी आत्मकथा से रिलेटेड जो है ना आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें मोदी जी की जो है भूमिका भी है। ठीक है, तो चर्चा में वैसे भी बन चुका है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, इटली की जो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। ठीक है, याद रखना है, इनकी आत्मकथा है जॉर्जिया मेलोनी की, याद रखना। ये बिल्कुल आपको जो है ना यहाँ से प्रश्न बना सकता है कमीशन। ठीक है, भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है किन्होंने? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम का संदर्भ लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी की आत्मकथा को उनके मन की बात बताया है। मोदी ने प्रस्तावना में
कहा, यह सिर्फ आत्मकथा नहीं है, यह उनके मन की बात है। 7 अक्टूबर को रूपा पब्लिकेशन इस पुस्तक को भारत में लॉन्च करेगा। रूपा पब्लिकेशन याद रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने लिखा, पिछले 11 वर्षों में मुझे दुनिया के कई नेताओं से मिलने का मौका मिला जिनकी जिंदगी का सफर अलग अलग था। कभी कभी उनकी जिंदगी की कहानी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि उससे कहीं ज्यादा होती है। वे हमें ऐसे आदर्श को याद दिलाते हैं जो कई संस्कृतियों सदियों तक कायम रहे हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी की सफल जिंदगी में ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस किताब को खास बनाते हैं। मेलोनी के उदय और नेतृत्व को समझने के कई तरीके हैं। इनमें से मुझे उनकी कहानी और नारी शक्ति, देखिए नारी शक्ति के विचार के बीच एक मजबूत संबंध दिखाई देता है जो भारतीय परंपराओं में हजारों वर्षों से कई रूपों में पूजित है, ठीक है। मेलोनी की जिंदगी और नेतृत्व हमें हमेशा याद रहने वाले इन बातों की याद दिलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए भी होती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है तो कहीं ना कहीं वो जो है ना नारी शक्ति को जो है ना प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। कहा जाता है संघर्ष से लेकर के सफलता तक की कहानी है मेलोनी की। और 22 अक्टूबर 1977 को रोम में जन्मी मेलोनी 2022 में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में गरीब इलाके गारबाटेला में अपने बचपन से लेकर के इटली और यूरोप की राजनीति में अपनी सफलता तक की कहानी लिखी है। उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष, अपनी मां और बहन के प्रभाव तथा अपने पिता की गैर मौजूदगी के बारे में भी लिखा है। यह किताब पहली बार इटली में 2021 में प्रकाशित हुई थी। उस समय मेलोनी विपक्ष की नेता थी। इस किताब के अमेरिकी संस्करण की प्रस्तावना डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने लिखा है, ठीक है। तो प्रश्न बना सकता है कमीशन इस तरीके का। और कहा जाता है कि पीएम ने बताया क्या है दोस्ती की नींव, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए कि हम सभ्यतागत मूल्यों जैसी विरासत की रक्षा, समुदाय की ताकत और महिलाओं को मार्गदर्शक शक्ति मानने जैसे साझा मूल्यों से बंधे हैं। भारत और इटली परंपरा का सम्मान और आधुनिकता को अपनाने के भाव से जुड़े हैं। यही प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मेरी निजी दोस्ती की नींव है। जैसे जैसे दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत करेंगे, यह किताब हमारी एक दूसरे की समझ को बढ़ाएगी और वैश्विक सहयोग में मानवीय संबंधों के महत्व को और मजबूत करेगी। इसकी भूमिका लिखना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन इंडेक्स में भारत की तरक्की को जो है जापान के नोबेल विजेता जो है, ठीक है, तकाकी कजिता, इन्होंने सराहा है। और इनोवेशन इंडेक्स में जो है ना 91वें स्थान से जो है ना भारत जो है 38वें स्थान पर पहुंचा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा जाता है कि जो जापान के जो भौतिकी विज्ञान तकाकी कजिता ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की लगातार हो रही तरक्की को सराहना किया है। और इन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत के GII में लगातार सुधार मोदी सरकार के दृष्टिकोण और प्रयासों का परिणाम है। जापानी विज्ञानी ताकाकी ने माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने हाल के वर्षों में शोध और विकास पर निवेश को बढ़ाया है। और इन्होंने कहा कि मोदी जी की जो दूरदृष्टि जो है वो उसके कायल हो गए हैं। कौन? ताकाकी। जापान और भारत के बीच विज्ञान और तकनीक में गहरी साझेदारी को भी समर्थन किया है। ताकाकी उन 20 प्रमुख जापानी वैज्ञानिकों में शामिल है जिन्होंने शोध और नवाचार के क्षेत्र में भारत जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। और हाल ही में जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय प्रतिभा और जापानी प्रौद्योगिकी के बीच संयुक्त सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि अगली पीढ़ी की तकनीकी क्रांति संभव हो सके। जापान की राजधानी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन काजिता ने कहा कि जापान को R&D क्षेत्र में भारत से सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि देखिए जो 91वें स्थान से भारत जो है लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए 38वें स्थान पर पहुंचा है। उनका कहना है कि देखिए कि 2014 में भारत की GII रैंकिंग 76वीं थी, 2025 में कितनी हो गई है? 38वीं स्थान पर पहुंच गया। 2020 में भारत की रैंकिंग जो है 48वीं थी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत अगले 3 वर्षों में GII में शीर्ष 10 देशों में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इनोवेशन को लेकर के लगातार काम कर रहा है सरकार, इसको लेकर के सराहना भी किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, कहा जाता है कि अब महीनों नहीं घटेंगे और सैकड़ों में मापा जाता है युद्ध, ठीक है। अब महीनों नहीं घंटों और सेकंडों में मापा जाता है युद्ध, ऐसा राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनका कहना है। ICG के कमांडरों के सम्मेलन में ये बातें कह रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि जिस तरीके से भी जो वैश्विक ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहा है और कंसर्न जो चीजें चल रही है उसको लेकर के ये चीजें बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है कि देखिए बहुआयामी होते जा रहे हैं समुद्री खतरे, ठीक है। कहा जाता है कि समुद्री खतरे तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित और बहुआयामी होते जा रहे हैं। आतंकी संगठन साजिश रचने के लिए डिजिटल मैपिंग और खुफिया जानकारी जैसे आधुनिक उपकरणों और दुरुपयोग करते हैं। पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आधारित
निगरानी, ड्रोन, साइबर रक्षा प्रणाली, स्वचालित प्रक्रिया तंत्र को अपने समुद्री सुरक्षा ढांचे में एकीकृत करके यानी इंटीग्रेट करके अपराधियों से आगे रहना है। ठीक है, रक्षा मंत्री ने आईसीजी के राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है और अपनी स्थापना के बाद से आईसीजी ने भारतीय जल क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में शामिल 1638 विदेशी जहाजों और 13,775 विदेशी मछुआरों को पकड़ा है। 37,833 करोड़ रुपए मूल्य के 6,430 किलोग्राम मादक पदार्थों की भी जब्त किए हैं। चक्रवातों, तेल रिसाव, औद्योगिक दुर्घटना, संकट में फंसे विदेशी जहाजों की मदद की बात की है। आईसीजी ने हमेशा जान माल की रक्षा के लिए तेजी से काम किया है। तो ये जो है ना, ये चीजें हमेशा ध्यान रखना होता है हमें। ठीक है, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है बीएसएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GIS से लैस नया कमांड सेंटर शुरू किया है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान बांग्लादेश से लगती देश की सीमाओं की सुरक्षा में जो है बल की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए सोमवार को यहाँ बीएसएफ मुख्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS सुविधाओं से युक्त एक नया कमांड सेंटर और नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई है। इस सेंटर का नाम निर्णय सहायता प्रणाली रखा गया, याद रखना है, निर्णय सहायता प्रणाली DSS, और यह सभी स्तरों पर कमांडरों की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। सीमा सुरक्षा बल के अनुसार कहा जाता है कि तकनीकी समाधानों और उपयोग करके बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, ठीक है, सीमा सुरक्षा के उभरते खतरों का सामना करने में सक्षम है। इस सेंटर्स का उद्घाटन बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पर किया गया है। ठीक है, अवैध प्रवासी भारतीयों की समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती माना है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ऐसा कहना है जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनका कहना है। बांग्लादेश को भारत विरोधी धुरी का हिस्सा बनाने की नापाक साजिश। ठीक है, बांग्लादेश को भारत विरोधी धुरी का हिस्सा बनाने की नापाक साजिश का पता चला है और ISI का अस्थिरता फैलाने का यह कुचक्र का पर्दाफाश हुआ है। तुर्की और बांग्लादेश को करीब ला रही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISS, ऐसा चीजें हैं। तुर्की से बांग्लादेश को टेरर फंडिंग और हथियार मुहैया कराने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी अभियानों को अंजाम देने की नापाक साजिश का पता चला है। ISS के साथ मिलकर के काम कर रहा बांग्लादेश का संगठन जमात इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों को उम्मीद भारत को चोट पहुंचाकर मिल सकता है तुर्की का समर्थन। बांग्लादेश और तुर्की के बीच रक्षा सौदों से भारतीय खुफिया एजेंसी चिंतित है और तुर्की के हथियारों के गलत हाथों में पड़ने का खतरा भी बढ़ा है। तुर्की से हथियार खरीदने में बांग्लादेश पहुंचा चौथे नंबर पे। जमात के दावे में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों के नेता रिहा किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना की सत्ता थी तब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे थे। जैसे इनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा तो मोहम्मद यूनुस की देखरेख में अंतरिम सरकार का गठन के बाद पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश को अपने जाल में फंसाने की साजिश में लगा हुआ है और वह बांग्लादेश को भारत के खिलाफ मुहिम में धुरी बनाने की फिराक में है और इस काम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जी जान से जुटी हुई है। ISI बांग्लादेश और तुर्की को करीब लाने की भरसक प्रयास कर रहा है। ISI की साजिश है कि तुर्की के जरिए बांग्लादेश में टेरर फंडिंग और हथियारों की आपूर्ति कराई जाए ताकि भारत के खिलाफ कट्टरपंथी भावनाएं भड़क करके देश में अस्थिरता फैलाई जा सके। और ISI को लगता है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर उसे दक्षिण एशिया के अन्य मुस्लिम बहुल देशों का भी समर्थन मिल सकेगा, ऐसा मानना है। भारतीय जो एजेंसी है उनका दावा है कि तुर्की से हथियार खरीदने के मामले में बांग्लादेश चौथे नंबर पर पहुंच गया है। ये चिंताजनक है। ठीक है, क्योंकि इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सकता है। जमात और ISI इस साजिश में जुटे हुए हैं। हालांकि भारत के पास किसी भी तरह की आक्रामकता से निपटने की अपना शक्ति है, मादा है। ठीक है, लेकिन जो है ना, इन चीजों पर हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो काम करती है और रॉ वगैरह काम करता है। ठीक है, तो हम जो है ना कि इससे अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप अपना कर सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीजें हैं जो कंसर्न की चीजें। ठीक है, तो ये चीज भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए कंसर्न का बात है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है भारत बांग्लादेश के बीच बड़ा भरोसे का संकट। यूनिस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का केयरटेकर बनाए जाने के बाद जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच भरोसे का संकट बढ़ गया है। यूनिस ने इसके लिए केवल एक तर्क दिया कि भारत ने शेख हसीना को पनाह दे रखी है। ISI जमात इस्लामी संगठन के जरिए यूनिस को नियंत्रित कर रही है। ठीक है, बांग्लादेश के मामले में तुर्की का शामिल होना बड़ी चिंता की वजह है क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का समर्थक होने के साथ साथ रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर के बीच बीच में बांग्लादेश के साथ देता रहा है। कट्टरपंथी संगठनों को तुर्की से समर्थन की उम्मीद है। कहा जाता है पहलगाम हमले के बावजूद तुर्की ने पाकिस्तान का ही साथ दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने जब ऑपरेशन सिंधु चला करके पहलगाम हमले का बदला लिया तब तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। इससे बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्वों को भी लगने लगा कि अगर वे आतंकी हमलों के जरिए भारत को उकसा सके तो उनको भी पाकिस्तान की तरफ तुर्की का समर्थन मिल सकता है। ऐसा भाबते हुए अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जमात उल मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें पे जो है ना हमारी ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि इंतजार खत्म 1 अक्टूबर से
कूनो पार्क में चीता सफारी की शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के श्योरपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क है। आपको अभी पता होना चाहिए कि 71st बीपीएससी आपने दिया होगा तो कान्हा नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। एक तो फैक्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है 1 अक्टूबर पर्यटक जो है ना चीतों का रोमांच जो है ना देख सकेंगे। इसी दिन नेशनल पार्क में चीता सफारी की शुरुआत हो जाएगी। कूनो नेशनल में बाड़ों के अतिरिक्त खुले जंगलों में 16 चीते विचरण कर रहे हैं। कूनो मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में कुल 27 चीते हैं, जिनमें भारत में जन्मे शावक भी शामिल हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि चीता पुनर्वास परियोजना के तहत 17 सितंबर 2022 को अपने जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद फरवरी 2023 में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाकर के यहाँ छोड़े गए हैं। वर्तमान में कूनो पार्क में 24 चीते, जिसमें से 8 चीते और शावक बाड़े में है, शेष खुले जंगल में है, जिनका दीदार पर्यटक कर सकेंगे। प्रदेश में चीतों के दूसरे रहवास मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य है। यहाँ से भेजे गए 3 चीते बाड़ों में है। पर्यटक विभाग पार्क खुलने के बाद यहाँ कूनो रिट्रीट के आयोजन की भी तैयारी कर रहा है, जिसमें पर्यटकों के लिए रहने व खान पान सहित कई अतिरिक्त सुविधाएं भी आपको मिलेगा। तो ये चीजें जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यटक को बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है रोजगार भी वहां पे आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखो कूनो नेशनल पार्क में चीते समेत अन्य वन्य जीव भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका रजिस्ट्रेशन आप वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हमारे एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जो है संघ के शताब्दी वर्ष पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इस सप्ताह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो है ना एक स्मारक टिकट और एक सिक्का जारी करेंगे। विजयदशमी के दिन 1925 में स्थापित संघ को इस गुरुवार को 100 वर्ष पूरा हो रहा है। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में ये चीजें की जाएंगी, याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, भारत EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता कल से लागू होगा। ठीक है, तो भारत यूरोपियन यूनियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। समझौते के लागू होने पर EFTA में शामिल सदस्य देश जैसे आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ठीक है, लिंकटेनस्टाइन द्वारा भारत में निर्यात किए जाने वाले करीब 99% उत्पादों पर आयात शुल्क जो है ना खत्म किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। कहा जाता है वहीं भारत इन देशों से आने वाले करीब 85% जो है ना उत्पादों पर आयात शुल्क को खत्म करेगा। समझौते के तहत EFTA के सदस्य भारत में अगले 10 वर्षों में $50 अरब और उसके बाद अगले 5 वर्षों में 50 अरब डॉलर अतिरिक्त निवेश करेंगे, यानी अगले 15 वर्षों में कुल $100 अरब का निवेश EFTA सदस्य देशों की तरफ से किया जाएगा। इसके जरिए भारत में प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होने की संभावना है। आंकड़ा बताता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने समझौते में शामिल सदस्य देशों को 1.97 अरब डॉलर का निर्यात किया, जिसमें से 3/4 निर्यात अकेले स्विट्जरलैंड को किया गया है। वहीं आयात की बात करें तो वह 22.44 अरब डॉलर का रहा है, जिसमें से करीब 21.8 डॉलर का जो आयात केवल स्विट्जरलैंड से हुआ है। और इस समझौते के बाद दोनों पक्षों के बीच व्यापार को बढ़ावा और मिलेगा, इसकी जो है संभावना व्यक्त किया गया है। ठीक है, कहा जाता है समझौते से जुड़े जो अहम बिंदु है वो आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है समझौता पर दोनों पक्षों ने 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर किया, लेकिन चारों देशों में आंतरिक औपचारिकताओं को पूरा करने का समय लगा है। ठीक है, जिसके तहत चालू होने की देरी हुई, जिसके चलते चालू होने में देरी हुई है। स्विस घड़ियों, चॉकलेट और कटे पॉलिश किए हुए हीरे जैसे कई उत्पाद पर कम या शून्य शुल्क प्रभावी होगा। इसकी वजह से यह सामान सस्ते हो जाएंगे। समझौते में किसानों के हितों को ध्यान में रख करके दोनों पक्ष में अधिकांश कृषि और डेयरी उत्पादों को शुल्क रियायत से बाहर रखा गया है। EFTA देशों को प्रसंस्कृत खाद्य और पेय पदार्थ, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों को कम और शून्य शुल्क पर निर्यात करने का मौका मिलेगा। EFTA सदस्य देशों को करीब 1 अरब 40 करोड़ के बाजार में निर्यात करने का अवसर मिलने की संभावना है। भारत के लिहाज से देखा जाए तो इंजीनियरिंग, दवा, खाद्य प्रसंस्करण, परिधान और अन्य क्षेत्रों में EFTA के सदस्य देशों में कारोबार को बढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इनका कहना है कि भारत मुफ्त व्यापार समझौते के लिए अमेरिका, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू, चिली और यूरोपीय संघ सहित कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। कतर और बहरीन भी बातचीत करने के इच्छुक हैं। इनका कहना है कि अगस्त में भारत यूरेशियाई आर्थिक संघ के समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए नियम और शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। समझौता के लागू होने के अवसर पर दिल्ली से भारत मंडपम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें वाणिज्य मंत्री
पीयूष गोयल, EFTA देशों के मंत्री, प्रमुख सरकारी अधिकारी और कई उद्योगों के जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे इसमें। ठीक है, याद रखना है। यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहा है अमेरिका, ऐसा कहना है जो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, कहा जाता है कि इससे जो है लंबी दूरी तक मार करने में यह सक्षम मिसाइल है। ठीक है, जिसे रूसी सैनिकों को पीछे ढकेलने में का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 2500 किलोमीटर है। अगर कीव को ये मिसाइलें मिल जाती हैं तो मॉस्को यूक्रेन के हथियारों की पहुंच में आ जाएगा और रूस निश्चित रूप से इस कदम को यूक्रेन में युद्ध बढ़ाने के रूप में देखेगा। ट्रंप ने पहले यूक्रेन की लंबी दूरी की मिसाइलों के प्रयोग के अनुरोध को ठुकरा दिया था, पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा शांति समझौते पर पहुंचने से इनकार करने से वे निराश हो गए हैं। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर ऐसा कहा जाता है, सवाल यह है कि टॉक हॉक के लिए टारगेट कौन तय करेगा, ऐसा रूस का कहना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। आने वाले समय में बहुत ही अलग चीजें होने वाला है। और रशिया का कहना है कि टॉम हॉक जो है ना, वो कोई जादुई हथियार नहीं है। चाहे टॉक हॉक हो या अन्य मिसाइलें, वे स्थिति नहीं बदल पाएगी। रूसी संसद की रक्षा समिति के प्रमुख आंद्रेई तार्पोलोव ने कहा कि जो भी अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें दागने में मदद करेंगे, वे मॉस्को की निशानी पर होंगे और कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। कहा जाता है दोस्तों कि 5 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया एस्ट्रोसैट ने पूरा किया 1 दशक। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। यह भारत का पहला बहुतरंगदैर्घ्य खगोल विज्ञान अवलोकन केंद्र है। ठीक है, तो इसरो के द्वारा यह डेवलप किया गया था। एस्ट्रोसैट भारत का पहला बहुतरंगदैर्घ्य खगोल विज्ञान उपग्रह ने विज्ञान अवलोकन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एस्ट्रोसैट का लिफ्ट ऑफ विजन 15 किलोग्राम है, जिसे 28 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-30 और रॉकेट द्वारा 650 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको शुरुआत में 5 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया था दोस्तों। पिछले 10 वर्षों में एस्ट्रोसैट ने कई महत्वपूर्ण खोजें की है, जिसमें लगभग 9 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी से दूर अल्ट्रावायलेट फोटोन का पता लगाना शामिल है, जिसे अंतरिक्ष में सबसे तेज और चौड़े कोण वाले UV आंख से कैद किया गया है। इसके अलावा बहुत तेजी से घूमने वाले ब्लैक होल की खोज और मिल्की वे में द्विआधारी तारों से एक्सरे उत्सर्जन पर कई निष्कर्ष भी शामिल हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वांटम से समझेंगे झुंड में चलने का रहस्य। ठीक है, अब ये जो है ना, कहा जाता है IIT मंडी है। ठीक है, इसके द्वारा ये शोध किया गया है कि इनका कहना है कि पक्षियों का झुंड, मछलियों का समूह, यहाँ तक कि लोगों की भीड़ भी बिना किसी लीडर या नेता के एक साथ इतनी अच्छी तरह से तालमेल के साथ कैसे चलती है। विज्ञानी जो हैं, साइंटिस्ट, वो दशकों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने एक नया और क्रांतिकारी जवाब दिया है। उनका मानना है कि इसका रहस्य क्वांटम से प्रेरित समझ में छिपा हो सकता है। अनुसंधान का नेतृत्व जो है प्रोफेसर लक्ष्मीधर वोहरा और उनके सहयोगी डॉक्टर ज्योति रंजन बेउरिया और मयंक चौरसिया ने किया है। इसे प्रतिष्ठित जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये जो है नया तकनीक है, इसमें लगातार शोध होते रहता है। जैसे रोबोटिक्स कहा जाता है, रोबोटिक्स के बारे में झुंड में काम करने वाले ड्रोन जैसे खोज और बचाव कार्यों में इस नए तरीके का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा लचीले और समझदार ढंग से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाएंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसका उपयोग अगर हम करते हैं तो इस सिद्धांत का उपयोग करके अधूरे डेटा और अस्पष्ट जानकारी मिलने पर भी मजबूती से सही निर्णय ले पाएंगे। न्यूरो साइंस का उपयोग करके यह समझने में हमें मदद मिलता है कि मनुष्य का दिमाग कैसे अस्पष्टता को समझता है और संदर्भ के हिसाब से धारणा बदलता है। बायोलॉजी का व्यवहारिक उपयोग से यह जान सकते हैं हम लोग कि जानवरों की झुंड बाहरी गड़बड़ी के बावजूद एक दूसरे से जुड़े कैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वाहनों में चेतावनी सायरन अनिवार्य होंगे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है वो बहुत साइलेंट होता है। ठीक है, और इसके लिए सरकार जो है ना कहती है कि अगले 4 सालों से जो इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि चेतावनी जो है ना लगाना अनिवार्य हो जाएगा। अगले साल से। ठीक है, अगले साल से कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से। इसका मकसद पैदल चलने वालों और दृष्टिबाधित लोगों को ई वाहनों की उपस्थिति की चेतावनी देना है। दरअसल ई वाहन कम गति पर लगभग बिना आवाज के चलते हैं, जिससे पैदल यात्री खास करके दृष्टिबाधित लोगों को उनके आने का पता नहीं चल पाता है। इसी वजह से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली आवाज को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने पहले ही हाइब्रिड वाहनों में आवाज ध्वनि प्रणाली के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में कमी लाना है। कैसे काम करेगा आवाज तकनीक? कहा जाता है यह एक ऐसी सुरक्षा तकनीक है जिसे खासकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए बनाया गया है। इसमें आवाज प्रणाली के स्पीकर कृत्रिम ध्वनि पैदा करते हैं ताकि लोग अन्य वाहन चालक
यह जान सकेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक वाहन पास आ रहा है। आवाज की तीव्रता और स्वर वाहन की गति और दिशा के हिसाब से बदलती रहती है, इससे उनकी मौजूदगी और गति का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय जज दुनिया में सबसे ज्यादा निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। हार्वर्ड समेत कई कॉलेजों की 7.7 करोड़ मामलों के डेटा से यह स्टडी किया गया है, उसमें ये चीजें सामने आई है। धर्म, जाति और जेंडर के आधार पर कोई पक्षपात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहा जाता है कि 2010 से 2018 के 50 लाख आपराधिक मामले देखे। ठीक है, सभी केस भारतीय निचली कोर्ट के थे, जिन्हें ई कोर्ट्स प्लेटफॉर्म से निकाला। नतीजों से साफ हुआ कि भारत में महिला जज महिलाओं को ज्यादा राहत नहीं देती। मुस्लिम प्रतिवादी मुस्लिम जजों से कोई लाभ नहीं पाते। जाति आधारित पहचान का कोई असर नहीं दिखता है। ठीक है, अमेरिका और चीन में पक्षपात के साफ प्रमाण मिले हैं। कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया के कई देशों में न्यायिक पक्षपात दर्ज हुआ है। अमेरिका में अश्वेत जूरी सदस्य होने के से अश्वेत आरोपियों को दोष सिद्धि दर घटती है। इजराइल में यहूदी व अरब जज अपने समुदाय का पक्ष लेते हैं। केन्या व चीन में भी जातीय और लैंगिक पक्षपात के परिणाम मिलते हैं। और भारत में पक्षपात पूर्ण होने की संभावना 0.6% पॉइंट तक ही सीमित है, यानी यदि कहीं पक्षपात है तो उसका असर बहुत छोटा है। हमारे जज इनमें पक्षपाती नहीं है। धार्मिक त्योहार जैसे रमजान, दिवाली, होली मामले में महिलाओं से जुड़े अपराध जैसे बलात्कार, अपहरण को लेकर के पीड़ित और जज एक ही पहचान साझा करें, आरोपी दूसरी, ऐसे मामलों में पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसे शोध जो किया गया है उसमें जो है 7,000 अदालतों का डेटा खंगाला गया, उसके ये सामने आया, याद रखना है। भारत के वन क्षेत्र में 22.5% की बढ़ोतरी हुई है। यही प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न जो है ना हाल ही में 71वीं बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि देखिए एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 21-22 के बीच भारत का वन क्षेत्र 17,444.61 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, यानी 22.5% की वृद्धि हुई है। और अब देश का कुल वन क्षेत्र 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो भूमि क्षेत्र का 21.76% है, याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप दिल्ली में चल रहा है और महिलाओं की 50 मीटर प्रोन राइफल में अनुष्का ने गोल्ड, अंशिक ने सिल्वर और आध्या ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पुरुषों में दीपेंद्र सिंह ने सिल्वर और रोहित ने ब्रॉन्ज हासिल किया है। प्रतियोगिता में 11 देशों के 208 खिलाड़ी और भारत के 69 शूटर्स भाग ले रहे हैं, याद रखना है। कणाद दास बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के 13वें डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। इस पद पर पहुंचने वाले वह पहले माइकोलॉजिस्ट कवक विज्ञानी हैं। उन्होंने अब तक 165 नई मशरूम प्रजातियां खोजी और 170 से अधिक रिसर्च पेपर व 8 किताबें लिखी हैं। दुबई में 2026 तक 11 किलोमीटर लंबा दुबई ऑटोनॉमस जोन शुरू होगा। इसमें ड्राइवरलेस कार, रोबोटैक्सी, रोबोबस, स्वचालित शटल, डिलीवरी रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग मरीन वाटर टैक्सी शामिल होंगी। उबर और विराइड के साथ MOU हुआ है और यात्री इन्हें ऐप से बुक कर सकेंगे। आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद धारगल गोवा में उद्घाटन किया है। यह केंद्र कैंसर पुनर्वास में नया बदलाव लेकर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने 30 सितंबर 2025 के जो इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के साथ साथ बिहार जो इश्यूज थे उस पर हमने चर्चा किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और इसमें काफी अच्छे न्यूज को हमने कवर किया है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको डेली MCQs भी मिलता है ताकि आप अपनी तैयारी को एक नया आकार दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।